सीएपीएफ एसी के जो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो उसमें 2022 से जो हमने स्टार्ट किया था तो 2015 तक अब तक कर चुके हैं। इसमें हम 2014 के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें भी आपका 20 क्वेश्चन है। इधर आप देखोगे कि हिस्ट्री में भी कॉन्स्टेंटली 20 क्वेश्चंस के ये रेगुलर रूप से आ रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड, क्योंकि इसको रिवर्स वे में देखो, क्योंकि हम रिवर्स में चल रहे हैं। पहले 2022 का हमने किया, फिर 21, लेकिन क्वेश्चन तो पहले आपका 12 में आया, 13 में आया, 14 में आया। तो आप देखोगे कि अभी आपको रिपीटेड मिल रहा है। इसका मतलब है ये सपोज 2014 में कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं वो बहुत सारे फिर बाद में रिपीट हुए हैं। तो जितना आप इनको प्रॉपर करोगे उतना आपको फायदा होगा, जितना आप इसको मंथन करोगे, जितना आप इसको सोचोगे उतना ये फायदा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 1 2 दिया हुआ है और ABCD ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उसमें से आपको देखना है। तो फर्स्ट है, जेम्स प्रिंसेप एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी deciphered Brahmi and Kharosthi script which were used in the earliest inscription and coins। ये सही है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंट फॉर्म में कि किसने जो है ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट को जो इंस्क्रिप्शंस में क्वाइंस में थे, अशोका, इनफैक्ट देवानाम जो प्रियदर्शी थे, तो ये किसने किया? तो जेम्स प्रिंसेप। एक क्वेश्चन आपको इस पर भी पूछा गया है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड है, जेम्स प्रिंसेप फाउंड दैट most of the scripts mentioned a king refer to Piyadasi meaning pleasant to behold। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन जो ये आपका है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है ना कि इसमें से ये मिला कि एक किंग के बारे में है जो देवानाम प्रियदर्शी यानी कि प्लीजेंट टू बिहोल्ड। इसके कारण इसने ये पता लगाया नहीं, ये इसके कारण नहीं पता लगा रहे हैं। ये तो पता लगाया कि हाँ डिफरेंट स्क्रिप्चर्स को वो समझने में कामयाब, उसके बाद ये, तो एक तरह से देखा जाए तो पहले इस चीज को उसने डिसाइफर किया, उसके बाद इस कंक्लूजन पे आया कि अच्छा इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जब एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है लेकिन स्टेटमेंट सही है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं। Second statement है, the rich sculptural tradition of Mathura is distinguished by its principal medium, the white spotted red sandstone। कह रहा है कि जो मथुरा के समृद्ध मूर्ति कला परंपरा है अपने प्रधान माध्यम सफेद छींटों वाले लाल बालुकास्म द्वारा विशेषित है। इसका मतलब जो है कि जो प्रिंसिपल मीडियम था व्हाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, ठीक है ना, यहाँ का, तो जो डिस्टिंग्विश्ड बाई यानी कि जो यहाँ का विशेषता है कि जो व्हाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब एक्सप्लेनेशन क्या है? द व्हाइट स्पॉटेड सैंडस्टोन इज लोकेटेड लोकली अवेलेबल इन मथुरा रीजन। मथुरा रीजन के लोकली पाया जाता है, इस कारण से ऑब्वियसली कहीं भी आज के डेट में है ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा नहीं है कि हमें सब पुराने समय में ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, लेकिन जो चीजें यदि अच्छी चीजें लोकली अवेलेबल है, वहां उपलब्ध है, तो वो उससे किया जाता था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि द सिटीज ऑफ द सेकंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री आर मेनली लोकेटेड इन द गंगा वैली। तो आप महाजनपद देखते हो, 16 महाजनपद, तो कह रहा है मेनली, ये ऑल नहीं कह रहा है, लेकिन मेजोरिटी जो आपके हैं वो गंगा वैली में। वो आपको कहाँ मिलते हैं? आपको मेनली यूपी, बिहार में आपको मेजोरिटी जो आपको मिल जाएंगे। यूपी, बिहार, दिल्ली और हरियाणा वाला जो रीजन है, तो इसमें कवर हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? एडवांस आयरन टेक्नोलॉजी इंश्योरिंग एंड एग्रेरियन सरप्लस इज इंस्ट्रूमेंटल टू दिस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। एक्चुअल में क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है ये जस्ट ट्रू आपका आपके लिए मगध के क्षेत्र में। मगध जो है, जिसका राजगीर कैपिटल पहले इनिशियली हुआ करता था सेकेंड अर्बनाइजेशन के फेज में, यानी बुद्धा के टाइम में। इंडियन जो हिस्ट्री है उसमें 3 अर्बनाइजेशन फेज है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं, हिंदू घाटी सभ्यता जो है उसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं। सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है ये बुद्धा के टाइम में जो इसके बारे में ये बात कर रहा है। थर्ड अर्बनाइजेशन जो है वो एक तरह से जो कह सकते हो इल्तुतमिश से लेकर के औरंगजेब तक, और अब जो अभी वर्तमान में सपोज 21st है, तो उसको एक तरह से आप कह सकते हो कि इसको सेपरेट फेज नहीं मानते हैं, ये कंटिन्यूटी में वो चल रहा है। तो ये इंस्ट्रूमेंटल दिस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन नहीं, एक्चुअल में क्या है कि ये जस्ट मगध के लिए वैलिड है, लेकिन और जो
रीजन है उसके लिए ये वैलिड नहीं है कि एडवांस आयरन टेक्नोलॉजी, ये तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। तो आपका सी हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और सेकेंड इज फॉल्स। नेक्स्ट करा क्वेश्चन नंबर 4, विच वन अमोंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग द अहादीज ऑफ द मुगल पीरियड इज नॉट करेक्ट। अहादी कौन थे? वो इंडिविजुअल ट्रूपर, देखो एक ट्रूपर जो होते थे मनसबदार रखते थे, तो वो मनसबदार अपने अधीन रखते थे। तो मनसबदार से बोला जाता था कोई भी युद्ध है, जैसे फॉर एग्जांपल राजपूत है, मानसिंह है, और जो भी हैं भारमल है, तो वो अपने अपने ट्रूप्स रख रहे हैं। अब ट्रूप्स को युद्ध के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन कुछ जो किंग हैं वो अपने पास रखते थे। जैसे आज भी जैसे ईरान में देखोगे, तो एक जो होते हैं डिफेंस फोर्स होते हैं, और एक जो एक तरह से कह सकते हो अयतुल्लाह खोमनी जो है सुप्रीम लीडर हैं, उनके कमांड में एक तरह से रहते हैं। तो कुछ इंडिविजुअल ट्रूपर, इसको ऐसे समझो, ये एक हमारे पास रेगुलर आर्म फोर्सेस है, और दूसरा एक समझ जाओ कि सेपरेट कमांडोज हैं, कि किसी भी ऑपरेशन में उसके लिए सेंट्रल अथॉरिटी यूज कर सकते हैं। तो दे वेर इंडिविजुअल ट्रूपर्स, सही है। दे वेर प्लेस्ड अंडर ए सेपरेट दीवान एंड बख्शी, यस सही है। दे वेर ऑर्डिनरली नोट प्लेस्ड अंडर द मनसबदार, यस ये सही है। देयर सैलरी वाज एट पार विद मनसबदार, नो एक्चुअली मनसबदार को उनके रैंक के अनुसार सैलरी, लेकिन यदि अहादीज जो थे, तो अहादीज इंडिविजुअल सोल्जर थे, तो उनको ऑब्वियसली मनसबदार को तो ज्यादा सैलरी मिल रहा है ना। लेकिन जो अहादी थे, उनको इनके जो मनसबदार के अंदर जो ट्रूप्स थे, इंडिविजुअल ट्रूप्स, उनसे ज्यादा सैलरी मिलता था। मान के चलो मनसबदार के अंदर एबीसी कोई सोल्जर सोल्जर्स बहुत सारे हैं, लेकिन उस इंडिविजुअल सोल्जर से जो अहादी हैं उनको ज्यादा मिलेगा। तो ये आपका गलत है, क्योंकि उनका सैलरी मनसबदार के बराबर नहीं था, वो समान नहीं था। तो डी आपका गलत है। नेक्स्ट, ये एक्चुअली करंट का क्वेश्चन था, लेकिन ठीक है, देख लो आप, हिस्ट्री वाला पॉइंट से है, लेकिन करंट का ये एक्चुअल में क्वेश्चन था कि in March 2014, mortal remains of a number of Indian soldiers of 1857 mutiny were exhumed from a whale at, तो ये कहाँ से है? ये अजनाला, अजनाला ये आपका पंजाब में है। इनफैक्ट ये सारे जो एरिया है पंजाब क्षेत्र से दिए हुए हैं। तो दिज मोर्टल रिमेन्स आर ऑफ तो 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा सॉरी विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू शाहजहां। शाहजहां का देखा जाए तो जो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में, चाहे वो आपका लाल किला हो दिल्ली का, या फिर जामा मस्जिद हो, या फिर आप रंग महल हो, मोती मस्जिद हो, बहुत सारे जो ये आर्किटेक्चरल वर्क के, ये उनके बिल्डिंग में बहुत उनका, या सबसे बेस्ट आप कह सकते हो ताजमहल, तुम योगदान जाता है। लेकिन इसमें से करा कौन शाहजहां के क्षेत्र में साइमय में नहीं बना? तो ये किला एक कुहना जो मस्जिद है, वो उसको सॉरी 1541 में इन्होंने बनाया। तो ये शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी जो है वो पुराना किला जो है, दिल्ली का पुराना किला, यदि आप कभी मौका मिलता है तो जाइए। चिड़ियाघर जो आपका दिल्ली जू है वहां पास में ही आपका पड़ता है। तो जो किला एक पूर्णा जो मस्जिद है वो पुराना किला के अंदर बनाया गया है। तो जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को यहाँ से इंडिया से खदेड़ दिया, और जब ये सत्ता में हासिल इन्होंने कर लिया, तो इसको बनाया। तो बी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which one among the following is not true of bead making as a salient feature of mature हड़प्पा क्राफ्ट। जो परिपक्व हड़प्पा शिल्प कह सकते हैं, कि जब हड़प्पा कल्चर में शिल्प कला का मैच्योरिटी आती है, तो उसके संबंध में करा कौन सा फीचर नहीं है? तो फर्स्ट करा हड़प्पन बीड्स वेयर मेड ऑफ गोल्ड, कॉपर, सेल, लेपिस lazuli, आइवरी एंड वेराइटी ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन, सही है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड बीड मेकर शॉप ऑन द बेसिस ऑफ असेंबलेज ऑफ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, सही है। At Chanhudro, tools, furnaces, and beads in various stages of preparation have been found. ठीक है। The structure at Banabali yielded many beads in finished, semi-finished and unfinished state. Actually ये बानाबली की जगह ये चनहुद्रो है, तो ये चनहुद्रो से संबंधित है, तो ये गलत है। तो डी आपका गलत है, तो डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, कंपोजिशन ऑफ द बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा occupied a special place in Buddhist literature. Which one among, ये द होगा, ठीक। फॉलोइंग इज अ फुल फ्लेश्ड बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा। बुद्धा के फुल फ्लेश्ड बायोग्राफी किसमें? अब ये ऑटोबायोग्राफी नहीं करा कि बुद्ध जो है ये एक्चुअली ललित विस्तार होना चाहिए, ठीक है ना, या कुछ जगह ललित विस्तार भी रहता है, ललित विस्तार होना चाहिए।
तो ललित विस्तार इसमें आंसर हो जाएगा। मिलिंद पान्हो जो क्या है, ये सम्राट मिलिंद या इन्हीं मीनांदर भी कहते हैं, ठीक है। तो सम्राट मिलिंद और मीनांदर और एक जो मॉन्क नागसेन है, तो वो मॉन्क नागसेन और मिलिंद पान्हो मिनिंदर, इनके बीच में जो है संवाद है वो उसके संबंध में है। नेक्स्ट है सरिपुत्र प्रकरण। सरिपुत्र प्रकरण जो है वो सरिपुत्र एक है, वो क्वेश्चंस उनके पूछते हैं, एक तरह से फिलोसफिकल क्वेश्चंस होते हैं उसके। ये है अबदान शतक, एक अलग बुक है जिसमें एक तरह से कह सकते हो बुद्धिस्ट से संबंधित है। मतलब ये चारों बुद्धिस्ट से संबंधित है, लेकिन जो बुद्धा के लाइफ के संबंध में तो ये ललित विस्तार, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। Next, question number 9. The Assam Company, consisting of European tea planters, remained the virtual proprietor of tea industry till 1850. In the 1850s, who among the following established two small proprietary tea gardens of his own, which were confiscated by the state after his execution for treason in 1858? अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि कुछ चीजें न्यूज में होती है। जैसे ब्रफुकन आप एक तरह से आसाम का मानो, तो ब्रफुकन जो है अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनको काफी हाईलाइट कर रही है। तो जब भी कोई पर्सन जो है हाईलाइट होते हैं तो उसके बारे में करेंट से रिलेटेड, अब ये सब क्वेश्चन आप बोलोगे ना कि ऐसे हम कहाँ से पढ़े, आप उसको हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में आपको स्टैंडर्ड ये सब ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन कोई चीज यदि न्यूज में होता है तो उसके संबंध में आपको करेंट से रिलेट करके जानना होता है। तो ये इसके जो आंसर इसमें से हो जाएगा, ये कौन है, वो मनीराम दीवान है। तो ये करेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपका है दीनबंधु मित्रा, established play a play sorry published a play इन बंगाली टाइटल्ड नील दर्पण। नील दर्पण एक तरह से जो नील की खेती करने वाले किसान हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था इसके संबंध में एक उस समय जो है। अब ये देखो एक्चुअल में क्या है, इसमें एक क्वेश्चन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने बताया ना कि इनमें से कौन जो है वो आपके जो पार्टीशन पे नहीं लिखे हैं। तो इसमें हमने बताया था ना कि दीनबंधु मित्रा का जो नील दर्पण है वो पार्टीशन के, यानी दीनबंधु मित्रा जो है पार्टीशन के समय नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये पार्टीशन से 100 ऑलमोस्ट 100 ईयर पहले ये थे, तो ऑब्वियसली वो पार्टीशन पे कैसे लिखेंगे। तो ये इसमें से, तो यही चीज कहता हूँ कि जब रिलेटेड चीजों को आप देखते हो, रिलेटेड चीजों को आप सर्च करते हो, रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे वर्क करते हो तो आपको पता चलता है। तो विच डिपिक्टेड द atrocities of the indigo planters, the play was translated into English। तो इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट करते हैं, माइकल मधुसूदन दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो इसमें से जो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हुमायूं इन्वेंटेड ताजे इज्जत, ठीक है, ताजे इज्जत का इजाद किया, खोज किया, एक तरह से उसको बनाया, तो ये सही है। अब ये ताजे इज्जत क्या है, तो ताज ए इज्जत वॉज ए हेड गेयर कंपोज ऑफ ए कैप एंड ए रैपिंग क्लॉथ। तो ये एक तरह से केस सज्जा है, टोपी और बांधने वाले कपड़े से बनी थी, तो उसको आप पहन सकते हो उसको, ठीक है। तो एक तरह से मतलब इसको आप युद्ध में और डिफरेंट अवसर पे यूज कर सकते हो। तो बहुत सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज वेयर द मोटिव और मोटिव्स बिहाइंड मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। दौलताबाद जो है महाराष्ट्र में है। कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में इसने किया और बहुत सारे लोग इसमें से मर भी गए, मतलब उस गर्मी में जैसे हीट वेव चल रहा है। तो यही होता है कि उसको शांति से भी तो कर सकते थे, थोड़ा ठंडे का मौसम करीब आ जाता मान के चलो, क्योंकि महाराष्ट्र में से भी मतलब ठीक ठाक मौसम रहता है, तो ठंड के मौसम में किया जाता तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन अब जो भी है, तो इतिहास में इन्हें अगला बादशाह कहा जाता है। और जब इनके डेथ पे ये जो है जियाउद्दीन बर्नी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखते हैं कि इस प्रकार राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। तो ही वॉज हाइपर लिटरेट कह सकते हो अपने टाइम में, अपने टाइम के बहुत ज्यादा एजुकेटेड बादशाह थे। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है इनके बहुत सारे जो वर्क थे वो उसमें से एक तरह से कह सकते हो कि बेवकूफी वाला था। तो इसमें से ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद ये किए, तो उसमें क्या मोटिव इनका रहा था। तो फर्स्ट है द शिफ्ट टू दौलताबाद वुड गिव हिम ए चांस टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर डेक्कन एंड गुजरात। या सही है, वहां जहां बादशाह रहेगा उस जिस एरिया में वहां बेटर कंट्रोल कर सकते हैं।
इट वुड प्रोवाइड एक्सेस टू वेस्टर्न एंड सदर्न पोर्ट, यस ये भी सही है। इट वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम डायरेक्ट मंगोल इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, तो दिल्ली में देखोगे कि मंगोल का अटैक जो है, इनफैक्ट ये जो मंगोल का अटैक है वो इल्तुतमिश के टाइम से ही बढ़ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी मल्टीपल टाइम करता है, तो डिफरेंट जो किंग बादशाह हैं वो इसको करते हैं, तो इसके दोनों सही है स्टेटमेंट, तो इसका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोट ट्रू ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के बारे में देखो मल्टीपल, आप इन 11 साल का आप पूरा देखोगे तो एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आप देखोगे कि इस पर क्वेश्चन आया हुआ ही है। तो इट कंसिडर्ड वैदिक स्क्रिप्चर्स एट इनफेलिएबल, ये एक्चुअली इनफेलिएबल जो ये बोला, ये ब्रह्म समाज नहीं बोला था, ये आर्य समाज ने बोला। आर्य समाज का स्थापना जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, और ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय एक रीजनल थिंकर थे। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन के आधार पे रीजनली सोचो, उसको ऐसा नहीं है कि जो वेदा है इनफेलिएबल हैं। यदि आप प्रेजेंट साइंस के कंटेक्स्ट में, प्रेजेंट वैल्यू के कंटेक्स्ट में, प्रेजेंट रेशनल बिहेवियर के कंटेक्स्ट में यदि देखोगे तो ये वैलिड नहीं है। मतलब कुछ कंपोनेंट वैलिड है, कुछ कंपोनेंट नहीं वैलिड है। लेकिन जो आर्य समाज के जो संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा रिटर्न टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। और वो जो है ये उन्होंने कहा कि वैदिक स्क्रिप्चर सारी इनफेलिएबल, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। इट अपोज्ड आइडोलेट्री, यस मूर्ति पूजा का विरोध किया। इट emphasized द वर्शिप ऑफ वन गॉड, मोनोथेइज्म, जो गिफ्ट ऑफ मोनोथेइज्म, इन्होंने एक बुक लिखा है। इट emphasized द वर्शिप ऑफ गॉड विदाउट द मेडिएशन ऑफ ए प्रीस्ट, प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, आप जो है ईश्वर से, गॉड से, भगवान से डायरेक्ट रूप से संपर्क कर सकते हो, तो ये इसका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ मैडम एच पी ब्लेवाट्स्की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मैडम एच पी ब्लेवाट्स्की और कर्नल ऑलकॉट थे वो इसके फाउंडर थे। और बाद में श्रीमती एनी बेसेंट जो कांग्रेस की फर्स्ट प्रेसिडेंट, फीमेल फीमेल फर्स्ट प्रेसिडेंट थी, वो भी इससे से जुड़ी हुई। तो उसमें से एक क्वेश्चन देखो आपको मिलता है कि क्या इनोवेसेंट उसकी फाउंडर थी, तो फाउंडर नहीं थी, बाद में वो जुड़ी एचपी, मैडम एचपी ब्लेवाट्स्की, और फिर जो कर्नल ऑलकॉट थे ये इससे से के फाउंडर थे। तो इट वाज फाउंडेड आउटसाइड इंडिया, तो यस ये सही है, इट वाज फाउंडेड आउटसाइड, बाहर में ये इसका इंडिया से बाहर इस्टेब्लिश हुआ, और फिर इंडिया में इसकी शाखा। इट एडवोकेटेड द रिवाइवल ऑफ एंशिएंट रिलीजन, ये सही है। इट रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, यानी कि इसने पुनर्जन्म के सिद्धांत पे कि आत्मा अमर है, आत्मा जो है मरती नहीं है। आत्मा जो वस्त्र चेंज करती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में। इस वजह से आप बुद्धा के देखोगे कि 24 जो बर्थ है डिफरेंट डिफरेंट जो जन्म लेते हैं। इट वॉज साइलेंट ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, नहीं एक्चुअल में इस जो ये इनका कंसेप्ट था कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि यदि हमारी जरूरतें, आपकी जरूरतें एक तरह से एक है कि यूनिवर्सल, हम जो वसुधैव कुटुंबकम कह सकते हो उसी फॉर्म में। तो जब तक आप दुनिया के अन्य लोगों को ये नहीं कहोगे कि हम सब एक हैं, तो आपकी मजबूती कैसे आएगी, तो ये डी इसका गलत स्टेटमेंट है, तो डी ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सॉरी 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यदि देखोगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब उसे दीवानी राइट मिलता है, जो आपका इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, यानी कि जो बैटल ऑफ बक्सर होता है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, उसमें ब्रिटिश विजयी होते हैं, ब्रिटिश जीतते हैं। उसके बाद जो इन्हें है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी राइट मिलता है। तो इस दीवानी राइट के बाद एक तरह से पावर इनके पास आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे करप्शन चार्जेस इन पर बढ़ता जाता है। तो धीरे धीरे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है इस पर रेगुलेशन स्टार्ट करती है, तो उसमें से रेगुलेटिंग एक्ट की इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। तो कहता है इट इंट्रोड्यूस्ड पार्लियामेंट्री सुपरविजन ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, यस ऑब्वियसली इसी के बारे में हम डिस्कस ये भी कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वाज वेस्टेड इन अ गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है इट चेंज द पावर of vote in the court of proprietors by removing all restrictions on qualification, no क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं है। जैसे देखो इन जनरल क्या है कि जो योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया, नहीं एक्चुअली जो आपके क्वालिफिकेशन एंड ऑल थे वो चीजें रही, लेकिन कुछ लिबरल ये कर दिया गया, तो यही आपका गलत है। द गवर्नर जनरल वाज वेस्टेड विद कास्टिंग वोट, यस कास्टिंग वोट का मतलब क्या, देखो 4 मेंबर हैं, तो 4 मेंबर सपोज, लेकिन एक अब 4 है और एक गवर्नर जनरल है,
तब 5 है, तब तो बराबर नहीं होगा, ज्यादा कम होगा ही, लेकिन मान के चलो कि एक मेंबर अब्सेंट है और 4 हैं, तो और 4 ही में इंक्लूडिंग जो है गवर्नर जनरल आपके हैं, तो 2 इधर हैं, 2 इधर हैं। तो जब 2 इधर है, 2 इधर है, तो बराबर तो डिसीजन नहीं होना, तो उसमें से ये तो इनका अपना एक वोट हुआ ही, तो 2 तब हुआ और 2, लेकिन ये अब कास्टिंग वोट देंगे। कास्टिंग वोट देंगे कि मतलब है कि हाँ, अब ये इनका वोट अपना एक था और एक कास्टिंग वोट, तो इधर एक तरफ से जिधर ये हैं तो 3 हो जाएगा, एक तरफ 2, तो 3 और 2 तो ऑब्वियसली इनका मेजोरिटी हो जाएगा, तो डी भी सही है। नेक्स्ट जो कांग्रेस ये बना, उसमें एक एक्चुअल में एक चीज देखोगे कि कांग्रेस है कि भारतीयों के हेल्प के लिए बनाया गया, कि भारत के जो लोग हैं वो, अब उसमें चूंकि दिक्कत क्या होता है ना, कि जो एओ ह्यूम है, एलन ऑक्टेवियो ह्यूम, तो वो इसके कांग्रेस के फाउंडर माने जाते हैं। और उसके बाद देखोगे कि इसके बाद के जो कुछ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए, ब्रिटिशर्स हुए, उनने एक तरह से सेफ्टी भाल्व का थ्योरी ये इजाद किया, लेकिन उसको हमारे इंडियन जो हिस्टोरियन है उसको सही नहीं मानते हैं। तो करा सेफ्टी भाल्व थ्योरी क्या है, तो करा ए थ्योरी दैट आर्ग्यूड दैट कांग्रेस वाज फॉर्म्ड एज अ सेफ आउटलेट टू द डिसकंटेंटेड एजुकेशन एडुकेटेड इंडियंस, ये ही सही है। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। अब आगे भी हम देख लेते हैं। A theory that argued that the Congress was formed as a safe outlet to the hostile attitudes of British towards the Indian people. No, Indian people पूरे सच बोल नहीं, ये educated Indians के ये लिए था। A theory which believed that British and the ex-rebels of 1857 should amicably resolve their differences. No, इसका कोई मतलब ही नहीं है। The idea aimed at promoting goodwill among the Indian people. No, actually ये most appropriate है। ये भी अपने आप में देखा जाए तो explanation little हो सकता है, लेकिन most appropriate ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, देखो डेक्कन राइट्स कमीशन वाज कंसर्न विद, ये वासुदेव बलवंत फड़के पे देखो कई क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो इंडेटनेस ऑफ जो है वो पीजेंट्स, जो किसानों का कर्जा ऋणग्रस्तता हो गया, वो उससे संबंधित है। ओके, तो ये आपका ये वासुदेव बलवंत फड़के वाला देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 करा, विलियम जेम्स हेनरी कुलब्रुक एंड नाथेलियल हेलहेड, सॉरी नेथेनियल हेलहेड, ठीक है, हैड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन अमॉन्ग देम, तो ये इसको जो है नियल कर लेना है, ठीक है। दे वेयर क्रिटिक्स ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशंस, नो। दे वेयर जजेस at the courts of East India Company, no. They were professors teaching history and society of South Asia. They were linguists who tried to interpret the culture of South Asia to the ईस्ट इंडिया कंपनी, यस, ये उन्होंने कहा। क्योंकि एक तरह से जिस एरिया में आप, जिस क्षेत्र में आप शासन करना चाहते हो, वहां के कल्चर के बारे में आपको जानना चाहिए, तब बेटर तरीके से रूल करते हो, ऐसा ये माना जाता था, तो डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है द परमानेंट सेटलमेंट वाज रेयरली एक्सटेंडेड टू अदर रीजन्स, ये देखो इस पर जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब है ये क्वेश्चन पहले आया, बाद में रिपीटेड है, तो ये इस पर भी रिपीटेड क्वेश्चन आया आपका। तो इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्राइस आफ्टर 1810 इंक्रीज द वैल्यू ऑफ हार्वेस्ट बाय द परमानेंट सेटलमेंट डिसअलाउड एंड इंक्रीज इन द स्टेट शेयर, ये चीज हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया पहले चाहो, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है। द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ रिकार्डे इन्फ्लुएंसेस द पॉलिसी मेकर, डेविड रिकार्डे ने रेंट थ्योरी दिया, उसने बोला कि जो अच्छी जमीनें हैं उस पर ज्यादा रेंट मिलना चाहिए। ओके, द स्टेट फाउंड इट एक्सपीडियंट टू सेटल डायरेक्टली विद द रैयत, यस ये भी सही है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, तो डी इसका करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देखो ये जो संगम सुलूबा तुलुबा ये, तो देखो 4 ये इसमें है, एक तीसरा, एक में देखो एक क्वेश्चन जो था उसमें से चौथा भी दिया हुआ था, संगम सलूबा तुलुबा और अराबिदू, इसमें 3 ही दिया हुआ है, संगम सुलूबा और तलुबा, इसका मतलब ये ऑब्वियसली ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं, यानी इसके आधार पर रिपीटेड पूछा गया है। तो ये कौन थे, विजयनगर के, और जो विजयनगर के कृष्णदेव राया थे वो तुलुबा से बिलोंग करते थे। तो इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन हुआ। तो आप देख रहे हो कि रिपीटेड बहुत ज्यादा आता है। हाँ, अब ऑब्वियसली आप इग्नोर करना चाहते हो तो ये आपकी चॉइस है, आपको लगता है कि हम ऐसे ही क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि जितना एक्सप्लोर करते हो उतना बेटर रहेगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो होगा उसमें हम 2013 का करेंगे।